के चैनल नंबर में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए गहलोत सरकार ने नया कदम उठाया है। सरकार ने घर घर में कोविड ट्रीटमेंट किट पहुंचाने का फैसला किया है। इस किट में वो दवाइयां होंगी जो कोरोना के हल्के लक्षण के समय मरीजों को दी जाती हैं। सरकार के फैसले के मुताबिक इन किटों को प्राथमिकता के आधार पर पहले उन घरों में भिजवाया जाएगा जहां कोविड के मरीज हैं और होम आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा उन एरिया में भी प्राथमिकता से वितरण किया जाएगा जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। चिकित्सा विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इन दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखें और स्टॉक नहीं होने पर मुख्यालय पर डिमांड भिजवाएं ताकि दवाइयां जिलों में पहुंचवाई जा सकें। उन्होंने बताया कि इन दवाइयों के प्रयोग से हल्के लक्षण वाले मरीजों और उनके संपर्क में आए मरीजों को लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से जो ट्रीटमेंट किट मिलेगी उसमें 5 तरह की टैबलेट होंगी। इसमें एंजीथ्रोमाइसिन टैबलेट 500 mg की 3 गोली, पैरासीटामोल 500 mg की 10 गोली, लिवोसिट्राजिन 50 mg की 10 गोली, जिंक सल्फेट 10 mg की 20 गोली और एस्कॉर्बिक एसिड 500 mg की 10 गोली होंगी। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे प्राणवायु ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की इसी बढ़ती डिमांड को पूरी करने के लिए जिला अस्पताल में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 65 लाख रुपए की लागत से एक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से 65 डी टाइप सिलेंडर का 24 घंटे में प्रोडक्शन हो सकेगा। वैसे तो श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में पहले से ही एक ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है, लेकिन इस एक ऑक्सीजन प्लांट से श्रीगंगानगर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में यहाँ एक और प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस प्लांट का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो जाए, इसके लिए जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और विधायक राजकुमार गौड़ खुद प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं और जल्द निर्माण के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक और ऑक्सीजन प्लांट मंजूर हुआ है और उसका त्वरित गति से कार्य भी शुरू कर दिया गया है। हम आपको दिखाएं तो ये वो ऑक्सीजन प्लांट है जो अभी तैयार हो रहा है। एनएचएम की तरफ से एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है जहां पर 65 सिलेंडर डी टाइप ऑक्सीजन प्रति 24 घंटे में तैयार होंगे। राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें एमजीएच कोविड सेंटर के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आसाराम कोरोना संक्रमित हैं। 3 दिन पहले ही उनमें कोरोना के लक्षण मिले थे, जिसके बाद उनकी जांच की गई थी और बुधवार शाम को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 80 साल से ज्यादा उम्र के आसाराम ने बेचैनी की शिकायत की थी। इससे पहले कि आसाराम के कोरोना के लक्षण और ज्यादा बढ़ते और उसे सांस संबंधी दिक्कतें आती, जेल प्रशासन ने आसाराम को अस्पताल भेज दिया। आसाराम की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर उसके कई समर्थक अस्पताल पहुंचे हैं। यह पहली बार नहीं है जब जेल में उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में ही उसकी तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। फरवरी महीने में भी आसाराम को बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। आसुमल थाउमल हरपलानी उर्फ आसाराम नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। रेप मामले में दोषी करार दिया गया आसाराम नरबली, हत्या जैसे कई गंभीर मामलों में आरोपी भी है। शटर पर नाम और फोन नंबर के साथ चस्पाए गए ये पोस्टर प्रदेश सरकार के उन आदेशों को मुंह चढ़ा रही है जिसके तहत इनके दुकानों का शटर गिराया गया है। इन दुकानदारों को दुकान खोलने से रोका गया है। फोन पर ऑर्डर, घर पर सप्लाई वाले नोटिस की ये तस्वीरें श्रीगंगानगर से आई है, जहां प्रदेश सरकार के प्रोटोकॉल के तहत कर्फ्यू सिस्टम लगाया गया है।
दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अलग अलग दुकानों के खुलने को लेकर अलग अलग नियम बने हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग बाहर भी कम निकल रहे हैं। ऐसे में यहाँ के व्यापारियों ने बिजनेस चालू रखने का नया रास्ता निकाल लिया है। लेकिन आपको बता दें कि इन दुकानदारों का ये रास्ता भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये खतरे को दावत देने वाला संदेश है। बाहर निकलने से रोकने के लिए ही सरकार ने कर्फ्यू और लॉकडाउन का फैसला किया है। ऐसे में किसी भी बहाने से बाहर निकलना खतरनाक है। जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान डिलीवरी की जो सुविधा दी गई है, वो सुविधा केवल होटल एंड रेस्टोरेंट्स को दी गई है कि वो ऑर्डर पर घर बैठे सप्लाई कर सकेंगे। साथ में कंस्ट्रक्शन वालों को भी छूट दी गई है। लेकिन जिस तरह से ये दुकानें खुल रही हैं, ये एक दुकान नहीं, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं जहां पर इस तरह के स्लोगन्स लिखे हुए हैं और साफ साफ जताते हैं कि किस तरह से जन अनुशासन पखवाड़े को धता बताकर ये लोग व्यापार कर रहे हैं और ये व्यापार मौत का व्यापार है। बैंक के बाहर लगी इस भीड़ को लेकर सब यही सोच रहे होंगे कि ये लोग तो जिंदगी दांव पर लगाए खड़े हैं। ऐसे तो कोरोना संक्रमण विस्फोटक रूप ले सकता है। जिंदगी को दांव पर लगाए और कोरोना को आमंत्रण दे रहे ये लोग दौसा के बांदीकुई कस्बे और आसपास के गांव के रहने वाले हैं। दरअसल इस भीड़ में शामिल ज्यादातर वो लोग हैं जो डिजिटल बैंकिंग से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता या फिर फोन बैंकिंग का कोई ज्ञान नहीं है। इनकी सारी जरूरतों का सामान कैश से आता है। वृद्धा पेंशन से लेकर विधवा पेंशन और निराश्रित पेंशन के लिए लाइन में लगे इन लोगों का कहना है कि सरकार ने तो पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनकी समस्याएं दूर करने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। लिहाजा मजबूरी में उन्हें बैंक के बाहर लाइन लगाना होता है। उस पर भी अगर 12 बजे तक उनका काम नहीं हुआ तो फिर दूसरे दिन भी आना होता है। जालौर में कोरोना नियम तोड़कर शादी में भीड़ इकट्ठा करने पर प्रशासन ने मोटा जुर्माना लगाया है। यहाँ शादी समारोह में केवल 31 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन आरोप है कि इस समारोह में 400 से ज्यादा मेहमान मौजूद थे, जिसे मौके पर पहुंची एसडीओ ने खुद अपनी आंखों से देखा। जब वो इस शादी समारोह में पहुंची तो बड़ी संख्या में जुटे लोग वहां खाना खाते मिले, जिसके बाद उन्होंने शादी आयोजित करने वाले परिवार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। कि ये कोई चालान बढ़ाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई नहीं थी। ये कार्रवाई इसलिए की जाती है ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और जनता इस बात को समझे कि सचमुच में ये मैटर कितना सीरियस है। इस शादी में बड़े बच्चे हर उम्र के लोग मौजूद रहे, जिनमें कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। जिन्होंने पहना था उनका उसे पहनना ना पहनना एक बराबर दिखा। इन हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग की सोचना भी बेईमानी से कम नहीं। ये वक्त अगर कोरोना संक्रमण का नहीं होता तो बिंदौरी की इस रस्म में पूरे गांव की महिलाएं शरीक होती, गाजे बाजे का प्रबंध होता और सालों तक इसकी चर्चा होती। लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ न लगाने के नियम के चलते बस रस्म की अदायगी भर हो पा रही है। चूरू के सुजानगढ़ से आई बिंदौरी की ये तस्वीर विक्रम सिंह चोपदार के घर की है, जहां उनकी बेटी योगिता चोपदार की बिंदौरी निकाली गई है। 7 मई को योगिता चोपदार की शादी है और शादी से पहले महिलाओं को भी घोड़ी पर चढ़ाकर कुछ दूर घुमाए जाने वाली रस्म की अदायगी की गई। इस दौरान योगिता के घर की महिलाओं ने मंगल गीत गाए। खास बात ये रही कि इस बिंदौरी की रस्म के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस इतनी महामारी में, जैसे कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया है मुझे और लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझा है। लड़के की तरह ही मुझे घर से विदा किया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्वच्छता के मामले में प्रदेश के सिरमौर डूंगरपुर नगर परिषद को फिर बड़ी कामयाबी मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम आने से पहले शहरी विकास मंत्रालय और भारत सरकार ने डूंगरपुर निकाय को ODF++ घोषित किया है। आम लोगों और नगर परिषद के कर्मचारियों की कोशिश की वजह से डूंगरपुर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बना है जिसको सीवरेज सिस्टम नहीं होने के बावजूद ODF++ का सर्टिफिकेट मिला है। इस ODF++ के तमगे से डूंगरपुर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में सीधे 500 अंक हासिल होंगे। इसे लेकर आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित का कहना है कि इस बार का स्वच्छता सर्वेक्षण कुल 6000 अंकों का होना है।
उसमें से 400 नंबर 7 स्टार और वाटर प्लस के हैं, जो यहाँ सीवरेज न होने के कारण सीधे कट जाएंगे। इसी के चलते डूंगरपुर नगर परिषद ने 56,000 अंक की ही तैयारी की है। इन 56,000 अंकों में से डूंगरपुर नगर परिषद 54,000 अंक हासिल करने का दावा कर रही है। वहीं अगर इतने अंक मिल जाते हैं तो स्वच्छता सर्वेक्षण में डूंगरपुर एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। डूंगरपुर को ODF++ डिक्लेयर किया गया है। अब पूरे राजस्थान में संभवतः ये पहला ऐसा निकाय है जिसमें बिना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नगर परिषद डूंगरपुर को ये उपलब्धि हासिल हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग की दुनिया में अपना दबदबा कायम कर चुकी कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी का ओलंपिक कैंप के लिए चयन हो गया है और अब कोटा की ये बेटी आर्मी स्पोर्ट्स संस्थान पुणे में आयोजित नेशनल कैंप में सीनियर खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण हासिल करेगी। 2 महीने तक चलने वाले इस ओलंपिक कैंप में शामिल होने को लेकर अरुंधति ने कहा है कि वो नेशनल कैंप में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी और उनका सपना है कि वो आने वाले ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल करें। आपको बता दें, आत्मविश्वास से लबरेज अरुंधति चौधरी अब तक 20 से ज्यादा मेडल जीत चुकी हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इंडिया के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आई हूँ और मैं राजस्थान के साथ पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बॉक्सिंग में गोल्ड दिलाया इंडिया को। कोटा की अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप यूथ के अंदर स्वर्ण पदक निकाला है और ओलंपिक की जो चयन लिस्ट है खिलाड़ियों की कैंप की, उसके अंदर अरुंधति का नाम आया है। ये बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़ा मतलब ये इतिहास रचा है अरुंधति ने। जहां तक नजर जा रही है धूल ही धूल नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस धूल भरी आंधी में पूरा का पूरा इलाका ही खो गया है। धूल भरी आंधी की ये तस्वीरें जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके की हैं, जहां गुरुवार सुबह से धूल भरी आंधी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो घंटों जारी रहा। इस धूल भरी आंधी की वजह से मोहनगढ़ गांव समेत पूरे इलाके के लोगों का हाल बेहाल हो गया। घरों में धूल की चादर बिछ गई है और खेतों में धूल की परत बिछ जाने से किसानों का बुरा हाल है। एक तो कोरोना काल, ऊपर से आंधी। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगता है प्रकृति चारों तरफ से उनकी परीक्षा ले रही है। पिछली बार जो आंधी आई थी उससे यहाँ के नहरी क्षेत्र के किसानों का अच्छा खासा नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में आंधी का एक और दौर उनके लिए मुसीबतों की आंधी लेकर आया है। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। बंगाल में हो रही हिंसा का विरोध करने के लिए बीजेपी ने देश के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें कोलकाता से भी सामने आई, जहां बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बंगाल हिंसा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। राजनीतिक हिंसा को लेकर के बीजेपी का आज धरना कोलकाता के मुरलीधर पर बीजेपी के कार्यालय के पास जा रहा है। पार्टी के इस कार्यक्रम में दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता भी शामिल हुए, लेकिन वो लोग इस धरने में ऐसा डूबे कि कोरोना के खतरे को ही भूल गए। कार्यकर्ताओं को छोड़िए, मंच पर बैठे नेताओं ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं की। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आपस में तय दूरी बनाकर बंगाल हिंसा पर अपना विरोध जताया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी ममता बनर्जी के खिलाफ लिखे नारों वाले पोस्टर पकड़े दिखे, जबकि कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बैठकर नारे लगाए, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। इसी तरह मुंबई में भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। ये सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पार्टी ऑफिस के पास जमा हुए और ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। चंडीगढ़ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी बीजेपी के लोगों ने राजनीतिक हिंसा बंद करने की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 2 गांवों में हिंसा हो गई। बताया गया कि दरबारा जिला पंचायत सीट पर दोबारा वोटों की गिनती कराने की मांग पर बवाल हुआ, जिसने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि हंगामे को शांत कराने पहुंचे पुलिस वालों पर भी गुस्साए लोगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद वो पुलिस वाले इन लोगों को दौड़ा कर वहां से भगाने लगे। लेकिन आरोप है कि इस बीच कुछ लोगों ने पथराव करने के साथ फायरिंग कर दी, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई भी दी। हंगामे के दौरान पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। इन हालात को काबू करने के लिए पुलिस वालों को सख्ती दिखानी पड़ी। हल्का बल प्रयोग करके इन्हें खदेड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ के एक दूसरे गांव में चुनावी रंजिश ने पूर्व प्रधान के परिवार के एक सदस्य की सांसें छीन ली।
वहाँ हाल ही में चुने गए ग्राम प्रधान के कुछ समर्थकों ने पूर्व प्रधान के घर पर धावा बोल दिया। 100 की संख्या में लेकर उधर से हथियार उठा आए, तुरंत मेरे घर पर तुरंत फायर शुरू कर दिए। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भीषण आग में कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक 35 से ज्यादा झुग्गियां इस आग में घिर गईं। उसकी लपटें इतनी तेज और ऊंची थीं कि उन्हें दूर से भी देखा जा सकता था। इसके साथ ही धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। इसे बुझाने में दमकल कर्मचारियों को कई घंटों का वक्त लग गया। लगभग 3 दर्जन झुग्गियों के जलने की खबर है यहाँ पर। गनीमत ये रही कि आग फैलते ही उन झुग्गियों में रहने वाले लोग बाहर निकल आए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। खबर है कि पुलिस ने एहतियातन आसपास की दूसरी झुग्गियों को भी खाली करा दिया। यूपी के कानपुर में कुछ गो तस्करों ने पुलिस पर हमला करके फरार होने की कोशिश की। ये गो तस्कर एक ट्रक में सवार थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड भी लगाया, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर वो आगे निकल गए। फिर रास्ते में एक ऑटो उस ट्रक के आगे आया तो ट्रक में सवार गो तस्कर उस ऑटो को टक्कर मारते हुए घसीटकर आगे ले गए। तो पीछे वो गाड़ी ये बैग भी कर सकता। कुछ देर बाद वो ऑटो सड़क के किनारे पलट गया और ट्रक की चपेट में आने से बच गया। बताया गया कि इस ट्रक में गायों की तस्करी की जा रही थी, जिसे पुलिस ने कई जगह रोकने की कोशिश की। भागने की कोशिश में गो तस्करों ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। बताया गया कि बाद में 2 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीजेपी नेताओं और एडीएम के बीच जमकर कहासुनी हो गई। बताया गया कि जिला पंचायत सदस्यों को सर्टिफिकेट बांटने के दौरान बीजेपी के नेता एडीएम के दफ्तर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जिस पर पार्टी के नेता भड़क गए और उस अधिकारी से बहस करने लगे। इस बीच एडीएम का भी पारा चढ़ गया और उन्होंने ऊंची आवाज में बात कर रहे एक बीजेपी नेता पर अपना गुस्सा उतार दिया। 2 मिनट उतारूंगा। इसके बाद तो वहां का माहौल और गर्मा गया। गुस्से से लाल हुए पार्टी के नेता लड़ने के लिए आगे आ गए। हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन एडीएम फिर भी शांत नहीं हुए। बाद में कुछ लोगों को वहां से हटाना पड़ा, तब जाकर ये जबानी जंग खत्म हुई। हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां संतरे के बागीचे में कोरोना मरीजों के इलाज पर प्रशासन ने सख्ती बरती। बताया गया कि झोला छाप यानी बिना किसी डिग्री वाले एक डॉक्टर ने बागीचे को ही अस्पताल बना दिया और वहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम ने उस बागीचे में छापा मारा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। एफआईआर दर्ज की जाएगी, नाम पता कंफर्म कर रहे हैं। इससे पहले की जो तस्वीरें वहां से आई वो और डरा देने वाली थी। संतरे के पेड़ों के नीचे मरीजों की लंबी कतार दिखी। हर पेड़ के नीचे कुछ मरीज नजर आए जो जमीन पर लेटे थे और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। बताया गया कि उन सभी मरीजों की देखभाल वो झोला छाप डॉक्टर और उसके कुछ मददगार कर रहे थे, जो प्रशासन की टीम के वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए बिहार के कई जिलों में सख्ती बरती गई। वहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बेवजह सड़कों पर घूमते पकड़े गए। पटना से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ पुलिस वाले लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले ऐसे ही लोगों पर डंडे बरसाते नजर आए। इसी तरह पुलिस ने एक दूसरे इलाके में भी कई लोगों की पिटाई की ताकि वो दोबारा ऐसी गलती न करें। पुलिस की कार्रवाई की कुछ ऐसी ही तस्वीर नवादा से भी आई, जहां तय वक्त से ज्यादा देर तक दुकान खोलने वाले सब्जी कारोबारियों पर प्रशासन का डंडा चला। उनकी सब्जियां जब्त कर ली गईं और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और घर से बाहर नहीं निकले, अपने आप को लॉक करें। लॉकडाउन के पहले दिन शेखपुरा में कई लोग नियमों की परवाह न करते हुए सड़कों पर निकल आए, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई और रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को हटाकर लोगों को घर भेज दिया। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो गया। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था डीआरडीओ की मदद से एम्स ट्रॉमा सेंटर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये प्लांट लगाएगा, ताकि वहां भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। एम्स ट्रॉमा सेंटर में डीआरडीओ के अधिकारियों की निगरानी में ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया। बताया गया कि ये ऑक्सीजन प्लांट तेजस लड़ाकू विमान के लिए बनाई गई ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन तकनीक पर आधारित है। इस वक्त
बड़ी जोर शोर से जो है DRDO इस पूरे कार्रवाई में जुटी हुई है। इस प्लांट के शुरू होने से बहुत हद तक ऑक्सीजन की कमी दूर होने की उम्मीद भी जताई गई। 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेटर, जो कि करीबन 190-195 प्लस पेशेंट को एकत्र कर दिया गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी DRDO ने इसी तरह का ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जो एक दिन बाद ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर देगा। PM केयर्स फंड के तहत ये सारी मशीनें लगाई जा रही हैं, देश के अलग अलग कोने में भी लगाई जाएंगी। 3 महीने के अंदर DRDO पूरे देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, जिनके लिए पहले ही PM केयर्स फंड से पैसे जारी किए जा चुके हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। इंग्लैंड के कैंट से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक घर के अंदर धमाका हो गया जिसमें 7 लोग घायल हो गए। ये धमाका उस मकान से कुछ दूर एक दूसरे मकान के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें सामने वाले घर में अचानक विस्फोट के साथ हवा में कुछ मलबा उठता नजर आया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही पल में मौके पर दमकल की गाड़ियों और एम्बुलेंस का हुजूम इकट्ठा हो गया। बिना वक्त गंवाए दमकल कर्मियों ने वहां मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान बचाव दल की एक टीम घर की छत पर चढ़कर घर में फंसे लोगों को बचाने में जुट गई, तो वहीं कुछ दमकल कर्मी नीचे से ही घर पर पानी की बौछार करते नजर आए। लेकिन धमाका कितना जोरदार था, इस बात का अंदाजा इस घर की हालत देखकर लगाया जा सकता है, जिसका एक हिस्सा पूरी तरह धराशायी हो गया। धमाके से मकान के ऐसे परखचे उड़े कि घर के अंदर से लेकर बाहर तक आसपास ईंट और लकड़ी का मलबा ही मलबा बिखरा नजर आया। यहाँ तक कि मकान के सामने बना छोटा सा गार्डन इसी मलबे से पटा नजर आया। इतना ही नहीं, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में हादसे के कई घंटों बाद भी मकान से धुआं उठता दिखाई दिया। काफी देर की मशक्कत के बाद हालात कुछ काबू में जरूर आए। वहीं इस बीच धमाके की चपेट में आए 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 महीने में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से पहले जापान में एक टेस्ट मैराथन का आयोजन किया गया, ताकि कोरोना काल में बचाव के इंतजामों की तैयारी को परखा जा सके। वैसे तो ओलंपिक खेल पिछले साल होने थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से उन्हें टाल दिया गया था और अब उनकी नई तारीख 23 जुलाई है। ओलंपिक जैसा खेलों का महाआयोजन और ऊपर से महामारी का साया, ऐसे इंतजामों में कोई कमी न रहे, इसलिए जापान के सप्पोरो शहर में टेस्ट मैराथन का आयोजन किया गया। इशारा मिलते ही धावकों ने दौड़ लगानी शुरू की और शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरते हुए वो फिनिशिंग लाइन तक पहुँचे। इस मैराथन में दूसरे देशों के एथलीटों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन इसके बावजूद कोरोना से बचाव के नियमों में रत्ती भर की भी ढिलाई नहीं बरती गई। एथलीट आम लोगों के संपर्क में न आए, इसलिए टेस्ट मैराथन में उनकी हौसला अफजाई करने के लिए दर्शक दूर दूर तक नजर नहीं आए। वैसे तो मैराथन के दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुट जाती है, लेकिन ओलंपिक्स के आयोजकों की तरफ से लोगों से अपील की गई कि वो मैराथन देखने के लिए न जुटें। इसके लिए खुद आयोजन का स्टाफ गले में तख्तियां लटकाकर सड़कों पर खड़ा हो गया, जिन पर लोगों से मैराथन से दूर रहने की अपील लिखी नजर आई। सड़कों पर जगह जगह घेराबंदी भी की गई ताकि लोग दायरा ना लांघे। खास बात यह है कि जापान में कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ रहे हैं और राजधानी टोक्यो समेत कुछ दूसरे इलाकों में इमरजेंसी लगी है। ओलंपिक मैराथन जैसे आयोजन में धावकों के बीच 2 गज की दूरी बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।